वेलकम इकरानी, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है। बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं मोहतरम जनाब आदिल अहमद साहब, एमपी हैं तहरीक इंसाफ के। और आदिल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर। आदिल साहब, वैसे मैं इन जनरल सवाल कर लेता हूं। मुल्क के अंदर चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एमक्यूएम हो, जितनी सियासी जमातें हैं, किसी भी सूबे के अंदर अगर डिजास्टर आ जाए तो उसके ऊपर सियासत करते हैं, टारगेट करते हैं, रेन पॉलिटिक्स होती है, बारिशों पे भी सियासत करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें इम्तियाज मीर साहब, सिंध हुकूमत पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और ये सिर्फ बारिशों की बात नहीं है, मुझे तो आपने साला साल देखा होगा, मैं तो हर साल के 12 महीने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता हूँ। सही। वजह उसकी ये है कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के तरक्की याफ्ता जदीद शहरों के तर्ज के मुताबिक होना चाहिए था। यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए था, यहाँ पे हमारी सड़कों का, नकासी है आपका, और कराची का निज़ाम अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची का निज़ाम अच्छा नहीं था। कराची में मैं आपको अगर मिसालें दूं, कोरंगी टाउनशिप अयूब खान के दौर में जब प्लान हुआ था तो इसका जो इफ्तिताह है वो मलका बरतानिया ने किया था। और कोरंगी में अगर आप चले जाएं, आज भी कोरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें, हर सड़क पे आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन मिलेगा, हर सड़क पे आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी, हर सड़क पे आपको जो है वो सर्विस रोड मिलेंगे। तो प्लानिंग तो कराची की अच्छी हुई, यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से प्लान हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ ये कि उन स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला गया, उन स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर घरेलू वेस्ट डाला गया। कोरंगी में जो अपर लांडी लोअर लांडी की सीवरेज लाइन है उसके ऊपर तजावुजात करके कब्जा माफिया ने घर जमीन बेच के घर बना के उस पर लोगों को बसा दिया। मलिर नदी के अतराफ की जमीनों पे आज भी कब्जे हो रहे हैं। आप देखेंगे जब ये लियारी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट बन रहा था परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के दिए लर्फ के नाम से, लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के नाम से, और एक था हॉक्सवे के अंदर और एक ये सोराब बोर्ड के पास उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए। उनकी अगर आप रीजनल प्लानिंग देखें, जबरदस्त किस्म के स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आपके मार्केट्स की जगह, आपके पार्क की जगह, मसाजिद की जगह, यानी उसमें कोई चीज कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज अगर आप जाके देखें, वहां पे कब्जा माफिया ने बाजार गर्म किया हुआ है, नालों की जगह वो बेच रहे हैं, पार्क की जगह चाइना कटिंग करके वो बेच रहे हैं। तो इस तरह से कराची को बतदरीज जो है वो तबाह किया गया और आज भी ये तबाही जारी है। आज भी अगर आप मेमन गोड चले जाएं, मलीर के जो मजाफात हैं वहां चले जाएं, जहाँ पे बागात होते थे, जो कराची को ताज़ा फल और सब्जियां मुहैया करता था जो इलाका, उसके ऊपर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं और बगैर किसी प्लानिंग के बन रही हैं। ये सारा का सारा जो है ये तबाही का पेश खैमा है। आने वाले सालों में कराची में और ज्यादा तबाही होगी। सर एक सवाल करना छोटा था। हम तो साला साल ये कहते हैं, बारिशों के मौसम में होता पता है क्या है? बारिशों के मौसम में वो जो हम सारा साल तनकीद करते हैं वो खुल के सामने आ जाता है लोगों के सामने, और खुल के वो नाकामी सामने आ जाती है कि बारिश नालों की सफाई नहीं हुई। देखें, वफाकी हुकूमत ने 3 बड़े नालों की सफाई की, उनको दोबारा से रिवैम्प किया, उनको बनाया, तो उसके आसपास की आबादियां बारिशों में बची रही। सही। जहां जहां मैंने अपने हल्के में सीवरेज के प्रोजेक्ट्स का काम किया, उन गलियों में पानी जो है वो नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जो 500 नाले सिंध गवर्नमेंट में साफ करने थे शहर भर में, वो साफ नहीं हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके सामने जो है वो। सर एक सवाल करके आगे बढ़े। आपको खुद पता है कि 3 घंटे के अंदर जो बारिश पड़ी वो तकरीबन 132 मिलीमीटर बारिश पड़ी है 3 घंटे के अंदर। बहुत बड़ी बारिश है, आपको खुद पता है। आप तारीख की बात करें 1984 में, 80 के दौर में, आपको याद होगा कि DH कितना डूबा था, आपको खुद पता है। कराची के अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत नहीं हैं। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, कभी कभार उस पर बात करते हैं, कभी कभार नहीं करते, ये एक हकीकत है। दूसरी चीज़, 2007 में तकरीबन 230 लोगों की हलाकतें हुई थी बारिश में, आपको पता है। 2009 में 50 लोग हुए थे, जो नहीं होने चाहिए किसी भी दौर में, यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस दौरान
उससे बेहतर कदरन नजर आ रहा है कि बारिश बहुत थी, कुछ टाइम तो लगेगा। आपको पता है बहुत सी लाहौर तकरीबन 3-4 लाहौर कराची में आ जाएंगे। कराची इतना बड़ा है। आदिल अहमद साहब क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिस चीज की तरफ निशानदेही की, आपने डीएचए की बात की, मैं इस चीज से बिल्कुल कोई शर्म, कोई झिझक, कोई डर खौफ महसूस नहीं करता खुल के बात करने में। कराची के वो इलाके जो कंटोनमेंट के पास है, अगर वो बारिश के अंदर डूबते हैं, उन्होंने नकाती है, आपका इंतजाम सही नहीं किया, तो बिल्कुल वो तनकीद के मुस्तहिक है, क्योंकि वो इससे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं इन सोसाइटी से। तो अगर वो कमा रहे हैं तो उनको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये वहां पे भी कराची के शहरी रहते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वहां पे रहते हैं, जो शहरी इस शहर को, इस मुल्क को जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उनका भी हक है कि उनको भी बेहतरीन किस्म की जो है वो सहूलियात मुहैया की जाए। जहां तक बात है कराची बारिशों का, और देखें ये बारिशें पूरी दुनिया में होती हैं, ठीक है, सैलाब भी आते हैं। आपने 84 की बात की, उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था, 88 में पैदा हुआ था, लेकिन जो हमने सुना है, अखबारों में पढ़ा है और लोगों से सुना है, तो कराची में सैलाब आए थे। आपका ये जो चकोरा नाला बना है, ये बना ही इसलिए था कि सैलाब में ये सारा इलाका जो है वो डूब गया था। चकोरा नाला की जो बाउंड्रीज है वो बनाई गई ताकि ये ना डूबे। मलीर नदी का जो बंद है ये भी इसीलिए बना था कि इसको जो है वो इसके जरिए जो पानी है वो शहर में ना आए और लोग जो है वो महसूस कर सकें। लेकिन आप मेरे साथ चले, आज मैं आपको मलीर नदी के बंद का विजिट करवाता हूँ। जिस तरीके के साथ उस बंद को बर्बाद किया गया है, जो वहां पे इंक्रोचमेंट का, नाजायज तजावुजात का बहुतात है, तो उस बंद को उन्होंने लोगों ने, बल्कि जब जिस जगह पे जिस गवर्नमेंट की रेगुलेशन ना हो ना, जिसका कंट्रोल ना हो, जो लॉ इन्फोर्समेंट ना कर सके जो हुकूमत, वहां पे यही होता है कि वहां पे मलीर बंद की जमीन भी बिकती है। वहां पे जो है मेरा झगड़ा ये नहीं है, मेरा झगड़ा ये है कि आज भी मैं आपको शहर कराची में लेके चलता हूँ कि लोग जो है वो नालों के ऊपर आज भी कब्जे कर रहे हैं, लोग जो है वो बंद की जमीनों पे आज भी कब्जे कर रहे हैं, लोग जो है वो बगैर किसी प्लानिंग के आज भी सोसाइटीज बना रहे हैं, बगैर किसी प्लानिंग के। मैं आपको अभी कोरंगी में आए, मेरे हल्के में 4000 सड़क जो है वो केडीए के नक्शे में 200 फीट वाइड वहां पे सड़क है। वो सारी की सारी सड़क हाउसिंग सोसाइटीज, इलीगल प्रोजेक्ट जो है वो कब्जा करके बैठ गए। अभी रिसेंटली जो है वहां पे एक दीवार बनाई है और उसके पीछे जब देखा गया तो वो पीपल्स पार्टी के उसके पीछे लोग हैं, और डीसी साहब को मैं कंप्लेंट कर करके थक गया, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता एक्शन। तो आज भी कब्जे हो रहे हैं, और ये आज जो कब्जे हो रहे हैं ये कल को और तबाही करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है सारे के सारे वजीर बूट पहन के बारिश के अंदर उतर जाएं और सब तुर्रम खानियां दिखाते रहें, लेकिन जब तक हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मास्टर प्लान के ऊपर, कब्जों के ऊपर, ये जो कब्जे हो रहे हैं इनके ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, जब तक हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, कराची बेहतर नहीं हो सकता। जब तक कच्ची आबादियों का हम सद्देबाब नहीं करेंगे, इनकी रीसेटलमेंट नहीं करेंगे, इनको बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, ये कच्ची आबादियां बढ़ती जाएंगी, शहर के मसाइल बढ़ते जाएंगे। सीवरेज की लाइनें आज 4-4, 5-5 एजेंसीज डाल के चली जाती हैं। कंटोनमेंट अलहदा लाइनें डालती है, केएमसी अलहदा लाइनें डालती है, डीएमसी अलहदा डालती है, एमएनए एमपीएल जो फंड्स लेकर आते हैं वो अलहदा अपना काम करके चले जाते हैं, केडीए जो है वो अलहदा, उनका किसी के पास कोई मैप नहीं है, कोई जो है वो नक्शा प्रोवाइड करने को तैयार नहीं होता। जिसका जहां दिल आता है वो खोद के जो है वो काम कर लेता है। सही। कराची इस तरह मैनेज नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है। तो असल जो वो है रीजन है, असल जो प्रॉब्लम है, उनके ऊपर रोशनी डालना मेरा फर्ज है एज एन ऑपोजिशन मेंबर असेंबली का। वो निशानदेही करना मेरा फर्ज है, मैं पहले भी करता रहा, बारिशों में भी करूंगा, बारिशों के बाद भी करूंगा। दांधली की बात की आज खान साहब ने कि दांधली सिंध गवर्नमेंट यानी कि पहले जो फर्स्ट फेज हुआ है उसका जिक्र किया। एक चीज, दूसरी चीज बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर भी तनकीद का, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना, इलेक्शन कमीशन मुस्तहफियों खान साहब ने आज भी तनकीद की है। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि ये ज्यादा तनकीद नहीं है? आपको पता है कि फर्स्ट फेज में जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी के सामने JUIF भी थी, उनको ज्यादा सीट्स मिली थी, GDA को ज्यादा मिली थी, तहरीक इंसाफ को बहुत कम मिली हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शंस के अंदर धांधली क्या पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है? हमारा तो इलेक्शन की धांधली के खिलाफ 126 दिन का धरना
इस्लामाबाद के अंदर एक रिकॉर्ड धरना पाकिस्तान की तारीख का किस तरह कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो। हमारी डिमांड क्या थी कि खोलें, इरेगुलरिटीज देखें, उससे सबक सीखें, आइंदा के लिए कानून साजी करें ताकि आइंदा जो है वो इलेक्शन के अंदर भी आओ। हमारा 126 दिन का जो धरना था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन बना, उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, तहकीकात हुई, 40 फाइंडिंग्स दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन ने ये बद इंतजामी की, इलेक्शन कमीशन ने ये नालायकी की, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ जो है वो गफलत की, इसकी वजह से ये नुकसान हुआ। वो 40 फाइंडिंग्स के बाद हमारी जब गवर्नमेंट आई, इन्होंने पीडीएम ने उसको कुछ नहीं किया क्योंकि ये धांधली इनको सूट करती है। हमारी जब गवर्नमेंट आई, हमने क्या किया, हमने ईवीएम के ऊपर कानून पास किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा, ताकि जो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि इनको दुरुस्त किया जाए, उसको उनके आगे बंद बांधा जाए, उन बेज़ाब्तियों के आगे, उन इरेगुलरिटीज के आगे, उन बदउनवानियों के आगे, और इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। लेकिन आपने देखा कि जिस पीडीएम ने हुकूमत गिराई और इस मुल्क के जो ठेकेदार हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके साथ उन्होंने मिलकर गिराई। उसके बाद मिलके इन्होंने वो ईवीएम का प्रोसेस रिवर्स किया क्योंकि इनमें से किसी को भी साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो सूट नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है जो कह रही है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पब्लिक सपोर्ट है, हमें पता है कि पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है। जिस दिन इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, ये सारे के सारे चोर लुटेरे डाकू जो है ये वाइप आउट हो जाएंगे इस मुल्क की तारीख से, सफ़े हस्ती से इनकी। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आदिल अहमद साहब, तव्हांजो मौक़िफ़ अची वञो। ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक।